आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय है, आज हम चर्चा करेंगे दाखिल खारिज न्यायालय द्वारा सिद्धांतों के परीक्षण के संबंध में। कहने का मतलब है साथियों, जब कोई व्यक्ति दाखिल खारिज के लिए आवेदन करता है तो न्यायालय द्वारा जिन सिद्धांतों का परीक्षण किया जाता है उन सिद्धांतों की चर्चा हम करेंगे आज इस वीडियो में। तो साथियों, जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो आइए साथियों, इसको व्हाइट बोर्ड पे विधिवत तरीके से समझते हैं। दाखिल खारिज न्यायालय द्वारा सिद्धांतों का परीक्षण। नंबर 1 है, भूमि का विक्रेता दानदाता का नाम वर्तमान खतौनी में दर्ज है अथवा नहीं। कहने का मतलब है न्यायालय द्वारा ये परीक्षण किया जाएगा कि वर्तमान खतौनी में विक्रेता दानकर्ता का नाम दर्ज है कि नहीं दर्ज है। उसके बाद नंबर 2 है, क्रय की जा रही भूमि किसी बैंक वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक है अथवा नहीं। जो दूसरा पॉइंट है उसमें न्यायालय द्वारा इस बात का परीक्षण किया जाएगा कि जो प्रश्नगत भूमि है वो किसी बैंक या वित्तीय संस्था से बंधक तो नहीं है, इस बात का परीक्षण किया जाएगा। नंबर 3 है, प्रश्नगत भूमि के बाबत किसी न्यायालय में वाद लंबित तो नहीं है। जो तीसरा पॉइंट है उसमें इस बात का परीक्षण किया जाएगा कि प्रश्नगत भूमि से संबंधित किसी न्यायालय में कोई वाद लंबित तो नहीं है, यानी कि कोई वाद विचाराधीन तो नहीं है। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 4 है, क्या रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल के प्रस्तर 376 के अनुसार हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया गया है अथवा नहीं। कहने का मतलब है क्या रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल के प्रस्तर 376 के अनुसार हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया गया है अथवा नहीं। कहने का मतलब है कि मैनुअल के प्रस्तर 376 के अनुसार जो हितबद्ध व्यक्ति हैं उनको सूचना दी गई है अथवा सूचना नहीं दी गई है। उसके बाद देखते हैं नंबर 5 है, ग्राम पंचायत एवं शासकीय हितों की सुरक्षा हेतु मैनुअल के प्रस्तर 377 के अनुसार कार्रवाई की गई है या नहीं। कहने का मतलब है ग्राम पंचायत एवं शासकीय हितों की सुरक्षा के लिए मैनुअल के प्रस्तर 377 के अनुसार कार्रवाई की गई है कि नहीं की गई है। उसके बाद देखते हैं नंबर 6 है, यदि प्रश्नगत भूमि में अन्य सहखातेदार भी शामिल हैं, देखा जाना चाहिए कि विक्रेता अपने अंश से अधिक संपत्ति तो अंतरित नहीं कर रहा है। कहने का मतलब है कि न्यायालय द्वारा ये भी देखा जाएगा कि उस भूमि में यदि सह खातेदार हैं तो जो भूमि का विक्रेता है या दानदाता है वो कहीं अपने अंश से अधिक अंश का विक्रय या दान तो नहीं कर रहा है, इस बात का परीक्षण करेगा न्यायालय। उसके बाद देखते हैं नंबर 7 है, यदि सह खातेदारों के बीच कोई विभाजन नहीं हुआ है तो विक्रय दान की कोई विशिष्ट चौहद्दी तो अंकित नहीं की गई है। कहने का मतलब है यदि सह खातेदार हैं और उनके बीच में कोई अभी विभाजन नहीं हुआ है तो ये देखा जाएगा कि जो विक्रय पत्र या दान हो रहा है उसमें कोई विशिष्ट चौहद्दी तो नहीं अंकित की गई है कि जिससे सभी लोगों पर प्रभाव पड़े, इस बात का परीक्षण न्यायालय करेगा। उसके बाद देखते हैं नंबर 8 है, यदि प्रश्नगत भूमि किसी नाबालिग की है तो क्या सक्षम न्यायालय से अपेक्षित अनुमति प्राप्त कर ली गई है या नहीं। कहने का मतलब है न्यायालय यह भी परीक्षण करेगा कि प्रश्नगत भूमि किसी नाबालिग की है तो उसके संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की गई है, प्राप्त की गई है या प्राप्त नहीं की गई है, इसका परीक्षण करेगा। उसके बाद देखते हैं नंबर 9 है, यदि अंतरित की जाने वाली भूमि किसी अनुसूचित जाति या जनजाति की है तो संहिता की धारा 98-99 के तहत
उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गई है। कहने का मतलब है यदि प्रश्नगत भूमि किसी अनुसूचित जाति व्यक्ति की है या जनजाति व्यक्ति की है तो उसके संबंध में यानी संहिता की धारा 98-99 के तहत पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गई है या अनुमति प्राप्त नहीं की गई है, इस बात का परीक्षण करेगा न्यायालय। उसके बाद देखते हैं नंबर 10 है, क्या क्रेता के पास अंतरण के पश्चात 12.5 एकड़ से अधिक भूमि तो नहीं हो पाएगी। कहने का मतलब है न्यायालय इस बात का परीक्षण करेगी कि जो भूमि क्रेता बैनामे से या दान से प्राप्त कर रहा है वो भूमि क्रेता या दान ग्रहीता को प्राप्त हो जाने के बाद उसके पास 12.5 एकड़ से अधिक भूमि तो नहीं हो रही है। उसके बाद देखते हैं नंबर 11 है, क्या प्रसंगत अंतरण का दस्तावेज पंजीकृत किया गया है अथवा नहीं। क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 68(2) के अनुसार उसे विधिवत प्रमाणित किया गया है अथवा नहीं। कहने का मतलब है प्रसंगत अंतरण का जो दस्तावेज है वो पंजीकृत हुआ है या नहीं हुआ है। क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 68(2) के अनुसार उसे विधिवत प्रमाणित किया गया है अथवा नहीं, इस बात का परीक्षण न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अब साथियों देखते हैं नंबर 12, दर्ज खातेदार की मृत्यु की दशा में वसीयत को प्रमाणित किया गया है अथवा नहीं और विरासत की दशा में धारा 108 लगायत 110 के अनुसार वारिसों का निर्धारण आवश्यक होगा। कहने का मतलब है न्यायालय इस बात का भी परीक्षण करेगा कि मृतक की दशा में मृतक यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु की दशा में वसीयत को प्रमाणित किया गया है अथवा प्रमाणित नहीं किया गया है और विरासत की दशा में यह देखा जाएगा कि धारा 108 लगायत 110 के अनुसार वारिसों का निर्धारण आवश्यक होगा। उसके बाद देखते हैं कि नंबर 13 है, यदि रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल के प्रस्तर ए 367 में मांगी गई सूचना दान पत्र बैनामे में अंकित है तो अलग से शपथ पत्र देना आवश्यक न होगा। कहने का मतलब है न्यायालय द्वारा यह भी परीक्षण किया जाएगा कि रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल के प्रस्तर ए 367 में मांगी गई सभी सूचना दान पत्र बैनामे में अंकित हैं तो अलग से कोई शपथ पत्र देना आवश्यक नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं नंबर 14 है, यदि दर्ज खातेदार जैसे कि मान लिया यदि दर्ज खातेदार का के पक्ष में अंतरण कर दिया और का ने बिना नामांतरण कराए उसे खा को बेच दिया। अब खा नामांतरण का वाद दायर करता है तो ऐसे क्रेता द्वारा क्रय विक्रय की कड़ी में सम्मिलित सभी अंतरणों के साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। कहने का मतलब है यदि किसी व्यक्ति ने बैनामा लिया है या दान लिया है और उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है और वो किसी दूसरे व्यक्ति के पक्ष में उसका उस संपत्ति का यानी कि उस भूमि का अंतर कर देता है तो उसमें जो क्रम से जो दोनों बैनामे शामिल हैं उनमें अंतरणों के साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। यानी कि दोनों बैनामों के साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। तो साथियों हमने आज इस वीडियो के माध्यम से समझा दाखिल खारिज न्यायालय द्वारा सिद्धांतों के परीक्षण के संबंध में, जिसमें हमने 1 से 14 तक पॉइंटों को समझा। तो साथियों हमें पूरा विश्वास है कि आप इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप फोन के द्वारा, कमेंट के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स जो नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें।
तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।